Hi everyone, welcome to Major HS Celsius Balnoy Academy. Myself Reshma, I am chemistry faculty here. तो guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के वंडरफुल क्वेश्चंस का सेट। ये जो टेस्ट है, ये जो क्वेश्चन का सेट है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। हम लोग इस टेस्ट में क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में और ऑप्शंस की डिटेल में भी जाएंगे और देखेंगे कि जब हमारे पास एक से ज्यादा करेक्ट आंसर लगने लगे तो कौन से मेथड से उनको एलिमिनेट किया जाए। दैट्स मीन ओवरऑल हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मोस्टली क्या होता है ना, साइंस स्पेशली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज आ जाती है। फॉर एग्जांपल वी टॉकिंग अबाउट ये कंपाउंड या जो उसकी कंपोजिशंस तो एक से ज्यादा एलिमेंट की है ना, तो समटाइम जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो एलिमेंट्स की भी सिमिलर हो जाती है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसी कंफ्यूजन को कैसे सही करना है देखते हैं आज के क्वेश्चन सेट में। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। तो लुक एट दिस क्वेश्चन पेपर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन एंड what is this? This is the process involving heating. This is the process involving heating of rubber with sulfur is called. बेसिकली रबर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, नेचर से हमें मिलता है, नेचुरल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। बट जब हम इसको यूज करते हैं तो वी वांट कि ये हार्ड हो जाए, और ऐसा हम सिर्फ रबर के ही साथ नहीं करते, ऐसे हम बहुत सारे नेचुरल मेटल्स के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल आयरन। तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज मिलाते हैं, बहुत सारी प्रोसेस करते हैं ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया जाए। तो सेम ऐसे ही जो रबर है, जब उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा यानी उसको और हार्ड बनाना होगा, तो उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए उसमें सल्फर को डालकर हीट किया जाता है। जितना हीट करते हैं वो उतना ही टाइट होता चला जाता है ना, स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है, दिस इज वल्कनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता था कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि हमें ऑप्शन से भी सपोर्ट नहीं मिलता। बट अगर वो स्टूडेंट जो बिना पढ़े जा रहे हैं, दैट इज वेरी कॉमन प्रोसेस है, फिर भी अगर आप बिना पढ़े जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में हर रिएक्शन बाय नेम हो जाएगी, तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो देखिए सल्फर से रिलेट करता हुआ टर्म आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है, विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज वल्कनाइजेशन। तो समटाइम टर्म से रिलेट नहीं करना होता, समटाइम प्रॉपर्टी से रिलेट करना होता है। वल्कन का मतलब होता है हार्ड, है ना, स्ट्रक्चर जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई यहाँ पर होगा। बट अगर आपको यही नहीं पता था कि रबड़ सल्फर मिलाने से रबड़ हार्ड हो जाती है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। खैर, गैल्वेनाइजेशन इज अ वेरी कॉमन टर्म। ये जो ऑप्शन ए में है ये हम सब जानते हैं बिकॉज इट इज वेरी कॉमन, है ना। जैसे हमारे घर में क्या होता है, आयरन का कोई यूटेंसिल है ना, आयरन का कोई बर्तन है, तो उस पर क्या करते हैं, रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए पेंट कर देते हैं ना भाई। तो पेंट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। किससे बचा रहा है, रस्टिंग से बचा रहा है, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज वल्कनाइजेशन। होप इट इज डन। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला है सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अ बेबी फीडिंग्स बॉटल आर जनरली मेड अप ऑफ। किस टॉपिक का होगा ये क्वेश्चन? ये टॉपिक है आपका पॉलीमर्स का। तो पॉलीमर्स में अब आप सोचो, आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक वाली बॉटल होती है वो कैसी होती है? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप लोग, है ना, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। तो जब आप उसको पी लेते हैं उसके बाद जो उसकी केन रह जाती है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, व्हेन यू हिट बाय लाइक एनी फोर्स आपने लगाया तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ी सॉफ्ट होती है ना, तभी तो आप उसको हैंड से भी आराम से उसको मोल्ड कर सकते हो। तो जो सॉफ्ट होगी उसको बोलेंगे पॉलीस्ट्रीन, ठीक है। तो ये किसकी बनी हुई होती है? पॉलीस्ट्रीन की बनी हुई होती है, दिस इज पॉलीस्ट्रीन। ये टर्म यूज किया जाता है दिस फॉर अ हार्ड सब्सटेंस। जैसे रबर टायर्स होते हैं ना हमारे टायर्स, तो टायर्स के अंदर बीडिंग्स लगाई जाती है जिससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो उस पर ना चल सके। पॉलीमर वर्ड जनरली यूज किया जाता है जैसे जो प्लास्टिक्स होती है ना हमारी, बहुत थिक वाली प्लास्टिक, वहां पर यूरिया की पॉली का तो मतलब ही होता है ना एक ही कंपोनेंट की बार बार चेन की तरह से होना। तो और दिस इज पॉलीमाइड। पॉलीमाइड जनरली वर्ड कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम? जैसे हमारे बहुत सारे वो वाले मटेरियल्स होते हैं ना जिसमें हमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी करनी है ना, इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो जहाँ पर मेटल के कंपोजिशन होती है तो उसके आगे वहां पर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ओवरऑल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो गया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज योर दिस इज नाइलॉन थ्रेड। अच्छा, व्हाट डू यू नोज अबाउट नाइलॉन? बता दूं मैं आपको, नाइलॉन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो हमारे पैराशूट्स होते हैं ना वहां पर भी इसी का यूज किया जाता है। यानी पैराशूट में जो थ्रेड्स होते हैं वो इसी के बने होते हैं। रीजन ये होता है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है।
इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, अगर अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मेटल की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो हम जनरली बोलते हैं एलॉय, स्टील। स्टील की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो जो नायलॉन है इसकी स्ट्रेंथ स्टील से भी अप्रॉक्स 30 टाइम्स ज़्यादा है। अब आप सोचो, तभी जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये समवेयर कहीं क्वेश्चन आया था कि पैराशूट के अंदर जो थ्रेड्स बनाए जाते हैं वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो दैट इज नायलॉन। तो अभी नायलॉन के बारे में आपने बातें जान ली है ना, नायलॉन। अब इसके बाद में देखते हैं इट इज मेड अप ऑफ। तो जनरली क्या होता है, पॉलिस्टर पॉलीमर, दिस इज पॉलीमाइड। पॉलीमाइड तो अभी आपको बताया, पॉलीविनाइल इट इज लाइक योर वो पीवीसी कोडिंग बोलते हैं ना हम, पीवीसी लाइक वहां पर भी जाता है। एंड दिस इज पॉलीथीन पॉलीमर। जो पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथाइलिन, सॉरी, ये वाला जो टर्म होता है पॉलीथाइलिन, बेसिकली यहाँ इसकी वायर्स बनाई जाती हैं नायलॉन के मटेरियल के लिए। तो द करेक्ट आंसर इज सी, राइट। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 3 क्वेश्चंस हमारे डन हो चुके हैं और हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। दिस इज टॉलेंट रीजेंट इज, बेसिकली अभी मैं हमेशा आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि हम ना क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, लाइक ऑप्शंस को बाद में डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमारे ना उसको रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन या जो भी हमने पढ़ा हो वो सब हमारे रिकॉल हो जाना चाहिए, है ना। वही तो पता चलता है ना कि आपने कितना पढ़ा, दैट इज लाइक सारी चीजें रिकॉल कर लो। उसके बाद जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, देखना कभी मिस्टेक नहीं होगी। सारी इन्फॉर्मेशन जब एक जगह कलेक्ट हो जाती है ना, अब जनरली क्या होता है, हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर सोचते हैं क्या ये करेक्ट होगा, वहां पर मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। बेसिकली जो हमारा टॉलेंट रीजेंट होता है एक कांस्टेंट मटेरियल होता है जो समटाइम कैटलिस्ट की तरह से भी एक्ट कर लेता है। अदरवाइज इसका अगर मेन फंक्शन आप बोले तो इसका मेन फंक्शन है डिटेक्शन करना। और ये डिटेक्शन किसको करता है? द प्रेजेंस ऑफ डाई हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हो गए या अल्फा हाइड्रोकीटोन कंपाउंड्स हो गए, तो ये उनका डिटेक्शन करने के लिए काम में आता है ना। बेसिकली जब आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा तो दिस इज अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन कभी भी अमोनियम नाइट्रेट नहीं होता, दिस इज सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, बट इट इज नॉट अ सिल्वर नाइट्रेट। ये हमेशा क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट इन अ हाइड्रस फॉर्म। हाइड्रस फॉर्म मतलब जैसे अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, जैसे आप जब बुक वगैरह में पढ़ते हैं तो इसमें साथ में लिखा होता है हाइड्रस फॉर्म। हाइड्रस फॉर्म का मतलब ऐसे ट्वाइस और यहाँ पर OH भी लगा देते हैं। हाइड्रस इज अ फॉर्म, राइट। तो बेसिकली दिस इज अमोनिकल जो टॉलरेंट रीजेंट है, दिस इज सिल्वर अमोनिया, NO3 के टर्म में, सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में। वैसे सिल्वर नाइट्रेट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा ना, एक बड़ा कॉमन सा टर्म है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बेसिकली एक जगह और यूज किया जाता है, जो हमारी वाटर मार्किंग होती है ना, वहां पर भी हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। सिल्वर के कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारी जगह पर हम लोग यूज करते हैं। जैसे इन दिनों तो न्यूज में भी है ना, वो आर्टिफिशियल रेन करा है या फोटोक्रोमैटिक इफेक्ट नहीं होता, हमारा स्पेक्ट्रम धूप में गए और ब्लैक ब्लैक हो गया, इन सब में हमारे सिल्वर कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी हमारा 4th क्वेश्चन तक डन हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। इनमें से किसके अंदर एल्डिहाइड है? ठीक है, एल्डिहाइड है। तो बेसिकली क्या होता है, एल्डिहाइड की जो प्रेजेंस होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल से होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सब कंपाउंड्स की एक कंपोजिशन नहीं है, तो मैं कैसे डिटेक्ट करूंगी किसके अंदर एल्डिहाइड्स है या इसके अंदर कीटोन है? तो हमेशा याद रखना, जो एल्डिहाइड की प्रेजेंस होगी एक तो डार्क कलर्स में होगी, जैसे डार्क ब्राउन हो गया, डार्क ब्लैक हो गया, मतलब डार्क मरून, इट्स लाइक बहुत डार्किश कलर्स होते हैं। साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, दिस इज वनीला बीन्स, एज वी ऑल नो, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। यस, इसमें है। फिर हम यहाँ पर गए, दिस इज मीडो स्वीट, जानते हैं ना, बिल्कुल इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। मुझे नहीं पता इसकी कंपोजिशन क्या है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं भी पता, मैं तब क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगी। तो वी सेड यार इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। सिनोमिनॉन, ये भी हम लोग जानते हैं, इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। इसका मतलब तीनों के अंदर है, दैट्स मीन द करेक्ट आंसर शुड बी ऑल ऑफ अबव, राइट। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एथाइल अल्कोहल इन इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथाइलिन बाय। ओके, बेसिकली क्या होता है ना, एथाइल अल्कोहल हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे जितनी भी हमारी स्प्रे बॉटल्स है या हमारे कफ सिरप है या बहुत सारी मेडिसिन हैं, परफ्यूम्स है, लाइक बहुत सारी जगह पर हम लोग यूज करते हैं। दिस इज एथाइल अल्कोहल। मतलब एथाइल अल्कोहल जो हमारी बाय नेचर या हम लोग बनाते हैं, लाइक फूड वगैरह को डिकम्पोज करके, वो एक छोटे लेवल पर हो गई। हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी बल्क क्वांटिटी में चाहिए। तो जब हमें बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो हम उसको एथाइलिन की हेल्प से बनाते हैं। और जब हम एथाइलिन की हेल्प से बनाते हैं
तो इस एथाइलिन को क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसमें H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस को स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, दिस इज हाइड्रेशन, ऑल्सो नोन एज हाइड्रेशन। तो कभी वर्ड भी सुना होगा ना आपने, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में आपने क्या करा, आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया है एथाइलिन का विद द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या इससे रिलेटेड ऑप्शन है हमारे ऑप्शंस में, देख लो, ये नहीं होगा, पर मैग्नेट है। दिस इज कैटालाइटिक रिएक्शन। कैटालाइटिक रिएक्शन तो देखो दैट इज नॉट अ डिफाइंड टर्म, कैटालाइटिक रिएक्शन है यानी कैटलिस्ट पर बेस्ड है, वी सेड ओनली कैटलिस्ट पर बेस्ड तो नहीं है, दैट्स व्हाई अभी हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन करेक्ट मिलता है तो वी विल एलिमिनेट दिस, राइट, और अगर कोई और नहीं मिलता है तो ऑफ कोर्स वी विल गो विद दिस। बट हमने देखा यस, यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी आ गई, इसलिए ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ गया। दैट्स व्हाई हम किसकी तरफ जाएंगे, हमारे ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट पर आते हैं। होप इट इज डन एवरीवन, समझ में भी आ गया आप लोगों को। अगर आप लोग साथ में पेन आउट कर रहे हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को बताते रहती हूँ, इसको आपने पॉइंट आउट कर लेना, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें समझ में आ गया, बट जब हम सॉल्व करते हैं या रिकॉल करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो वहीं से तो क्वेश्चन आने, तो सिलेबस यही है, क्वेश्चन यहीं से आने होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाओ। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज वेरी हार्मफुल एंड इट्स ruins द हेल्थ ड्रिंकिंग एल्कोहल स्टैंड फॉर। बेसिकली अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है ड्रिंकिंग अल्कोहल क्यों हार्म है आपकी बॉडी के लिए, तो इसका भी पूरा पूरा रीजन आपकी बॉडी के पीएच लेवल को है ना। जैसे हमारी बॉडी का जो वर्क पीएच पर काम करती है हमारी बॉडी, वो अप्रॉक्स 7 है, 6 to 7, राइट। उस पीएच पे मेंटेन करने के लिए आपके बहुत सारे एंजाइम्स हैं, आपको बार बार बोला जाता है पानी ज्यादा पीना चाहिए, और पानी भी कौन सा ज्यादा वाला अच्छा होता है, जो जितना ज्यादा बेसिक होगा, मतलब कितना ज्यादा बेसिक का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप 14 पीएच वाला पानी ले लेंगे ना। तो मोस्टली क्या होता है, जो 9-10 पीएच वाला होता है दैट इज वेरी गुड फॉर अस, वो हमारे एंजाइम्स को भी मेंटेन करके रखता है। और आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग भी है ना, सुना होगा, बहुत सारे लोग पीते हैं, आप लोग भी पीते होंगे, अल्कलाइन वाटर, है ना। अल्कलाइन वाटर आपके पीएच को मेंटेन करता है। अब वहीं सोचो अगर हम कोई अल्कोहल ड्रिंक ले लें, फॉर एग्जाम्पल टी है, कॉफी है और अल्कोहल है, तो क्या हुआ, हमारे बॉडी का पीएच कम हो गया। अब पीएच कम हुआ है तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स जिनको इस पीएच पर या जो पर्टिकुलर पीएच है उसी पर वर्क करना है, एंजाइम्स को वर्क उन्हीं पीएच पे करना है। रिजल्टेंट क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स को मोर एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, हमारे एंजाइम्स को मोर एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। इसलिए जब भी हम अल्कोहल के बारे में बात करते हैं तो ये हार्म्ड ही इसीलिए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में यही था ना कि क्यों हार्मफुल है, तो पहले हमने ये डिस्कस करा कि क्यों हार्मफुल है। लेट्स सी द अनदर कि बेसिकली होती क्या है। तो जब आप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के एसिड पढ़ेंगे, अल्कोहल फैमिली के मेंबर्स, तो उसमें फर्स्ट मेंबर आपका मिथाइल अल्कोहल है, सेकंड मेंबर आपका एथाइल अल्कोहल है। तो एथाइल अल्कोहल जनरली लिखा होता है कि बेवरेज के लिए यूज किया जाता है, तो दैट्स मीन दिस इज अ एथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल कभी नहीं करते, मिथाइल अल्कोहल इज वेरी डेंजरस। ये इतनी डेंजरस होती है ना कि अगर इसकी डीप स्मेल भी कर ली ना तो नजल ग्लैंड से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, आई से टीयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और यही नहीं, अगर स्किन पे गिरा तो स्किन पर रैशेस भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्मेंटेशन रिएक्शन आर कैरिड आउट इन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ। बेसिकली फर्मेंटेशन शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा फर्मेंटेशन वर्ड। फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। मतलब फर्मेंटेशन का बेसिक मतलब होता है सड़ना, है ना, यही मतलब तो हुआ। तो सड़ने के लिए क्या होता है, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होता है ना, कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल भी ले लेते हैं। वैसे ऑर्गेनिक मटेरियल में जल्दी फर्मेंटेशन होती है, हालांकि इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी लिया जाता है, इट इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन। जैसे सुना होगा ना, वेजिटेबल्स पील्स को ले लिया, उनको सड़ाया और फर्मेंटेशन करी। अच्छा, फर्मेंटेशन वर्ड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, मतलब हमने ना फर्मेंटेशन जहाँ पे भी करानी है उसको बंद करके रखना है बॉक्स को, ताकि उसमें सराउंडिंग से या कहीं से भी ऑक्सीजन ना आ पाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही है, उसका मतलब ये है कि लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम है, राइट। तो फर्मेंटेशन के लिए जो टेम्परेचर रेंज है विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मोर क्लोज है,
अगर हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो ये रेंज है 40 तक, और हमेशा याद रखना था 40 रेंज है, दैट मीन 40 इज नॉट इंक्लूडिंग इन दिस। लेकिन यहाँ पर 30 से स्टार्ट है, और मिनिमम रेंज क्या होती है, यहाँ से 20 से स्टार्ट है, तो मिनिमम तो हमारे 20 में है, और 30 तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो हमारा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है भाई, डन करें ए को, बिल्कुल ठीक है, डन कर देते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड एंड बेसिस इन इज इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट है अबाउट द एसिड और बेस। चलो देखते हैं। एसिड का पीएच जो है वो लेस देन 7 है, ये पता होगा, पीएच स्केल होता है आपका जिसमें 0 से लेकर 7 से और 14 तक की ऐसे मार्किंग होती है। जो ये है ये वीक बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, और ये न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है, यानी ये वाला पार्ट एसिड है, ये वाला पार्ट बेस है, और ये न्यूट्रल हो गया। खैर हम ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एसिड हैव अ पीएच लेस देन 7, ये तो करेक्ट है ना। नेक्स्ट पर आओ, बेस have a pH greater than 7, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ वी टॉक अबाउट द लिटमस। अच्छा बेसिकली व्हाट वी नोज अबाउट लिटमस, तो लिटमस क्या होता है, एक इंडिकेशन का काम करता है ना, इंडिकेशन बोल सकते हैं, इंडिकेशन स्टैंड फॉर प्रेजेंस, है ना, जैसे सोप के बारे में सम टाइम लोग लिटमस से चेक कर लेते हैं, तो बेसिकली एसिड और बेस का इंडिकेशन होता है। ये ना बेसिकली इसको बोलते हैं लिकेन से बना होता है, तो लिकेन जो होते हैं एल्गी और फंजाई से बनते हैं ना। जैसे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा घास टाइप का लगा होता है, वेरी थिन, बिल्कुल थिन सा होता है, और सम टाइम क्या होता है पोल्यूशन की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, तो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम देयर, जो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। तो जब क्या होता है, जब हम लिटमस को चेक करते हैं थ्रू द एसिड, है ना, मतलब हमने उसके ऊपर एसिड डाला तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, वी सेड बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन कहता है एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, बिल्कुल भी नहीं, न्यूट्रलाइज ईच अदर एसिड और बेस। वैसे वी कैन से दिस कि ये लिटमस जो है एसिड और बेसिस दैट इज इन योर, वो कौन सी वाली रिएक्शन होती है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में करता है कि यू नो दोनों को न्यूट्रल कर देता है। जब इस रिएक्शन को मैं लिख भी देती हूँ आप लोग को समझ में भी आएगा, दिस इज एसिड प्लस बेस, एरो करके लिखा सॉल्ट प्लस वाटर, ना, दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ना, एसिड और बेस ने एक दूसरे को क्या करा, न्यूट्रलाइज करा। तो एक मिनट, यस इट इज करेक्ट। यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान देने की है, दिस इज लाइक दिस, ये उल्टा दिया हुआ है ना, तो यस दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, यस इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें दोनों ने एक दूसरे को क्या करा, न्यूट्रलाइज करा। डन है, बिल्कुल डन है। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली एक इजी तरीका बता रही हूँ। कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले कंपाउंड पर नजर करेंगे ना। जब भी आप किसी कंपाउंड में देखते हैं तो सिंगल कार्बन जिसमें होगा, सिंगल कार्बन, वो कभी भी क्लोरोफॉर्म नहीं बना पाएगा। अब मैं ऑप्शन पे ध्यान देती हूँ, आप देखिए इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, है ना। तो अब अगर मुझे चूज करना है, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा रिएक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, केमिकल रिएक्शन छोटी छोटी हिंट्स से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म हमेशा जिसमें एक कार्बन होगी उससे कभी भी फॉर्म नहीं होगा, इसलिए मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल CH3OH जो ए ऑप्शन में, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट गन मेटल। तो गन मेटल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली जो आपका गन मेटल है दैट इज ऑफ कोर्स गन मटेरियल की तरह से यूज किया जाता है। अब इसकी ना कंपोजिशन इट इज वेरी सिमिलर टू अ ब्रास, कभी देखना ब्रास से इसकी कंपोजिशन काफी सिमिलर होती है, बट बेसिकली ये मटेरियल थोड़ा सा अलग होता है, ये ब्रास से थोड़ा हैवी होता है। सम कंपोजिशंस आर वेरी सिमिलर बट ये ब्रास से थोड़ा हैवी होता है। इसकी जो कंपोजिशन है उसमें कॉपर, जिंक और टिन होगा, दैट्स मीन गन मेटल क्या हो गया, कॉपर, जिंक एंड टिन। देखिए आपके एलॉय कुछ हैं जो आपको लर्न करना है, जिसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते ही हैं। अगर आप कोई भी पेपर देखते हैं तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत सिलेक्टेड से हैं हमारे एलॉय, दैट इज ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, अमलगम, है ना, और स्टील के आपके आगे करके 4 एलॉय, स्टील के अपने आप में एलॉय होते हैं, जैसे कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, पिग आयरन है, स्टेनलेस स्टील है,
ये सिलेक्टेड है। आप ये वाले एलॉयस को लर्न कर लो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। अगर कभी एग्जाम में आया, इससे डिफरेंट भी आया, तो आप थ्रू द एलिमिनेशन आराम से कर सकते हैं। द सेम थिंग हैपेंड हियर, इस क्वेश्चन में भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और हम आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 11 तक हो चुके हैं 12 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 12 क्वेश्चन कहते हैं भाई, इनमें ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज। मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो लुक एट दिस रिएक्शन फर्स्ट। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, HCl की रिएक्शन साथ हुई तो KCl हुआ और MnCl2 हुआ एंड यहाँ पर HCl, ये क्लोरीन अलग भी हो गया। क्लोरीन अलग होने का मतलब था यहाँ पर इसका हाइड्रोजन का रिमूवल, है ना। तो मैं फटाफट से आप लोगों को पॉइंट्स रिकॉल करा देती हूँ, अगर काफी टाइम से आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी। तो सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। फर्स्ट मैं ऑक्सीडेशन की बता रही हूँ, रिडक्शन की वाइस वर्सा कर लीजिएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ electronegative element, removal of electropositive element and valency पॉजिटिव साइन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गई 5 प्रॉपर्टी। लेट्स सी इन 5 में से, देखो जब ये वाली हो गई तो रिडक्शन तो इसकी वाइस वर्सा हो गई ना, आराम से हो जानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इनमें से बोथ ऑक्सीडाइज और रिडक्शन। तो यहाँ पर दिस इज द लूप होल, यहाँ तो भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे है NaOH Cl2, दिस इज NaCl, सोडियम की साथ में है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और क्लोरीन जो था वो अकेला था, उसमें सोडियम ऐड हो गया। सोडियम का नेचर क्या है, सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, दिस इज 281 यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऐड होना, तो कभी भी जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऐड होना तो दिस इज रिडक्शन, तो यहाँ पर तो रिडक्शन हो गया। फिर यहाँ पर ये वापस से यहाँ पर सिर्फ यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का, इसलिए ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वाली, एक मिनट रुकिए, इसको होल्ड कर सकते हैं, इस रिएक्शन में हो रहा है, लेट्स वेट। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, सोडियम की साथ में ऑक्सीजन भी है, यानी क्लोरीन में ऑक्सीजन भी तो ऐड हो रहा है। लुक एट दिस, तो वी कैन से कि ये वाली रिएक्शन में हो रहा है। अकेला सोडियम थोड़ा ही ना है भाई, ऑक्सीजन भी तो है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसकी प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी थी। मुझे डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन लग रही है, लेकिन फिर भी इट इज गुड। जहां तक अभी तक ए और बी में कंपेयर करें तो बी करेक्ट है, लेकिन अभी भी ना, कभी भी अगर आपको स्टार्टिंग ऑप्शन मिल जाए तो अभी नेक्स्ट ऑप्शंस को भी देखे बिना आंसर मत बोलना, क्योंकि सम टाइम ना कंफ्यूजन हो जाता है। देखते हैं अब यहाँ पर हम आते हैं, तो दिस इज NaCl, यहाँ पर तो भाई रिडक्शन है, बट यहाँ देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड रिडक्शन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। तो दोनों में रिडक्शन वाला, दैट्स मीन ये वाली तो नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी। एक बार इसको भी देख लेते हैं, दिस इज I2KI2 क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का ऐड है, दैट्स मीन यस वी वर राइट, हम करेक्ट थे। हमारे बी वाले ऑप्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। और क्वेश्चन भी यही था ना कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो दोनों हो रहे हैं, दैट इज इन अ बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जिंक ऑन अ रिएक्शन विच डाइल्यूट HNO3 गिव्स X एंड जिंक ऑन अ रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड। अच्छा देखो, दोनों ही HNO3 से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन दोनों को ध्यान से देखिए, एक में कंसंट्रेटेड है, एक में डाइल्यूट है। बेसिकली क्या मतलब होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का, डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा पानी और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कम पानी। अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो डाइल्यूट का मतलब होता है बुझा हुआ, है ना। जैसे आपने लैब वगैरह में देखा होगा, प्रॉपर लिखा हुआ होता है कंसंट्रेटेड एसिड, प्रॉपर लिखा हुआ होता है डाइल्यूट एसिड। जो कंसंट्रेटेड रिएक्टिव एसिड होते हैं उनका रिएक्शन रेट थोड़ा ज्यादा होता है, तो रिएक्शन रेट को प्रिवेंट करने के लिए उसमें और थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है, तो वो डाइल्यूट बन जाता है ना। और कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते, क्या करते हैं, पानी में एसिड डालते हैं। और कैसे डालते हैं, पहले पानी लिया, उसको गोल गोल घुमा दिया, वर्लपूल बन गया बीच में, वहां पर फिर एसिड डाला जाता है। या एक वॉल के पास आपने रख दिया वाटर और फिर एसिड को ना वॉल के थ्रू वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है उसके थ्रू, अगर डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, आई साइड पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, स्किन पर तो और भी ज्यादा। तो यहाँ पर बेसिकली हम दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए रिएक्शन क्या होनी है, रिएक्शन आपकी Zn की होनी है दोनों की साथ में, आपकी डाइल्यूट HNO3 की साथ में और
ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में। जो अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन ही चलेंगे, फर्स्ट वाला जो है वो हमारा डाइल्यूट है, तो बेसिकली सबसे पहला जो कंपाउंड बनेगा, ये ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, तो सबसे पहले तो बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, इसके बाद वाटर बनेगा और एक बनेगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब यहाँ थोड़ी सी बात है जो ध्यान देने वाली है, जब डाइल्यूट होगा, है ना, डाइल्यूट होगा तो वहां पर बनेगा NO, मैं यही लिख देती हूँ डायरेक्ट, जब डाइल्यूट होगा तो NO, यानी फर्स्ट वाले में NO, तो NO मुझे एक ही ऑप्शन में लग रहा है, दैट्स मीन यही मेरा करेक्ट आंसर रहने वाला है। एंड जब कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होगा तो दिस इज NO3। अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस है ना, कैसे सारी याद रखी जाए, तो कुछ ही रिएक्शंस आपको याद रखनी है, जिसमें से वन ऑफ दिस है कि जिंक की जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कॉन्सेंट्रेटेड में ये बनाता है NO2, और अगर डाइल्यूट है तो बनाता है सिंपल NO। तो इसका जो आंसर हो गया ये क्या हो गया, सी वाला हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, डन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल यूज्ड इन अ मेटलर्जी आर कॉल्ड कलेक्टिवली। बिल्कुल, अभी पहले मेटलर्जी वर्ड आया, क्या हमें इस वर्ड का मतलब पता है? वी सेड बिल्कुल पता है। हमें नेचर ना एलिमेंट्स कैसे देता है, मिनरल फॉर्म में, ओर फॉर्म में, हाँ, तो हम उसे क्या करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जब हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जिसके थ्रू करते हैं उस यानी ब्रांच, उस ब्रांच का नाम है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में आप ओर और मिनरल में से एलिमेंट्स को रिफाइन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। तो जब हम इम्प्योरिटीज के बारे में बात करते हैं तो हम उन इम्प्योरिटीज को बोलते हैं गैंग। ठीक, अभी यहाँ पर ना और ऑप्शंस को भी देखो, स्लैग भी इम्प्योरिटी है, फ्लक्स भी इम्प्योरिटी है। तो बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, ये किसी भी मेथड में डाल दिया जाता है। अब किसी भी मेथड में, किसमें, स्मेल्टिंग मेथड में पर्टिकुलर डालता है, और जैसे इसको डालते हैं तो क्या होता है, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एलिमेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था, सपोज वो 1500 है ना। अब सोचो 1500 टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए कितना सारा फ्यूल डालना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने उसमें फ्लक्स मिलाया। अब हर कंपाउंड का फ्लक्स अलग अलग हो सकता है। जैसे ग्लास इंडस्ट्री में क्यूलेट डाला जाता है ना, क्यूलेट डालते ही वो 400-500 डिग्री सेल्सियस में जो ग्लास है वो मॉल्टन स्टेट में पहुंच जाता है। तो फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स उसके बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। इससे हमारा क्या हुआ, हमारे फ्यूल एफिशिएंसी कम हो गई, है ना, हम कम फ्यूल में काम चल गया हमारा। तो फ्लक्स भी इम्प्योरिटी है। अब फ्लक्स क्या होता है, फिर बाद में गैंग के साथ में जाकर मिक्स हो जाता है, उसे स्लैग बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए कलेक्टिवली, आप कौन सा वर्ड यूज करें, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज करा कलेक्टिवली, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर दिस गैंग। समझ में आ गया। हालांकि ये दोनों भी आपकी इम्प्योरिटीज हैं, बट हमने बात करी गैंग की, क्योंकि सब चीजें आकर मिल किस में रही हैं, गैंग में मिल रही है, इसलिए गैंग हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए 14 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम आगे आते हैं एंड कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यस, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अबंडेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, है ना। सुन के थोड़ा सा आश्चर्य तो होगा कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे बाय वेट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। आप सोच रहे हो यार ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है तो फिर क्यों ऐसा बोलते रहते हैं कि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है ना, ऑक्सीजन की जरूरत है। क्योंकि जो आपके एटमॉस्फेयर में आपको या अर्थ क्रस्ट में आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है, दैट इज नॉट इन अ प्योर फॉर्म, it is in a form of oxides, यानी और जो metals हैं, नॉन metals हैं, that's found in a oxide form। उन बेसिस पर भी सेड हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है। तो खैर आपको थोड़ा सा बता दूं कि सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है ऑक्सीजन, विच इज अप्रोक्स 44 से 48%, 44 to 48%। उसके बाद आती है लगभग 24 अप्रोक्स। तो कभी भी ना ऐसे एक्यूरेट नहीं होता कि 24 है तो 24 ही है। इट इज 24 to 26, 24 to 28% अप्रोक्स। 8 से 10% में उस पर एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद अप्रोक्स 3% के आसपास क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर पूछा जाता है मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, सॉरी तो मोस्ट अबंडेंट में वी विल गो विद ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर ये एलिमेंट की बजाय मेटल करता तो वी विल गो विद एल्यूमिनियम, है ना। अभी करेक्ट आंसर क्या है, ऑक्सीजन। और इसके तो हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी जिस तरह का हमारा वेदर हुआ है, हम उस वेदर के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं, जैसे इस वेदर में लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती है, तो वो लाइटनिंग भी ऑक्सीजन की वजह से है। आपके एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाने की, और आपकी अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो जब वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है।
पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर और नेगेटिव चार्ज बिलो करता है और बिजली गिर जाती है, ऐसे बोलते हैं ना, बिजली गिर गई, तो बिजली वाला टर्म यूज हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अच्छा नहीं, अभी उससे पहले सॉरी, यहाँ 16 क्वेश्चन भी तो है, 15 हो गया, 16 पे आते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन आर नॉट प्योरिफाइड बाय, फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। बेसिकली जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू। जो कोलाइडल वाला होता है ये आपका हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है, और अगर आप इसको अनडिस्टर्बिंग पोजीशन पे रख दें तो भी इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते राइट। ओके, एंड सस्पेंशन है, सस्पेंशन इज लाइक चॉक पाउडर लिया आपने पानी के अंदर, आप उसको रख दो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, चॉक के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, है ना। और ट्रू में तो सॉरी हाँ जी, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ट्रू में भी पार्टिकल सेटल नहीं होते। कोलाइडल जो है वो टिंडल इफेक्ट को फॉलो करता है और ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट किया जा सकता है, ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं किया जा सकता। कोलाइडल सॉल्यूशन के अगर मुझे कोई एग्जांपल देना तो वी कैन गो विद ब्लड, वी कैन गो विद मिल्क, एंड ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है तो वी कैन गो विद हनी और शुगर सिरप। शुगर सिरप और पानी और चीनी अलग है ना। शुगर सिरप इज कॉल्ड वो चाशनी वर्ड तो तुम लोग अच्छे जानते ही हो, है ना। खैर, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करी। क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन किस मेथड से प्योरीफाइड नहीं होता। तो सबसे पहले डायलिसिस है। यस, डायलिसिस से कोलाइडल सॉल्यूशन करा जा सकता है प्योरीफाई। अगर आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन है बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन है, तो यू कैन गो विद डायलिसिस। डायलिसिस वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, सब जानते हैं, थोड़ा सा कॉमन हो चुका है आजकल। वो ब्लड को फिल्टर या प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, फिल्टर करने के लिए। बेसिकली ब्लड क्या है, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट्स मीन डायलिसिस तो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पर आते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, दैट्स मीन दिस इज द वे ऑफ डायलिसिस जो किस फॉर्म में किया जा रहा है, बाय द इलेक्ट्रिक। तो दिस इज बोथ आर द ऑलमोस्ट सेम। अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो अभी मैंने शुगर सिरप की बात करी या नींबू चीनी, ये कुछ ये भी ऐसा सॉल्यूशन है, उसमें कर सकते हैं, तो वी कैन गो विद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बट इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस्ड ऑन चार्ज, ये पूरी तरह से चार्ज पर बेस्ड है ना, चार्जेस पर बेस्ड है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में हम चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब किससे प्योरीफाई नहीं होगा, तो वो जो करेक्ट होगा वो कौन से वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, डन है। चलो बढ़ लो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज द 17 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। चलो फटाफट से इनके बारे में बात करते हैं। जब आप इमल्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इमल्शन हमेशा 2 लिक्विड्स के मिक्सचर को बोलते हैं, मतलब जो घुल रहा है सॉल्यूट वो भी लिक्विड, जो घोल रहा है फेस वो भी लिक्विड। तो मिल्क इसी का एग्जांपल होता है। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड वाटर और कर्ड, मिल्क का ही फेज है, तो ये तो करेक्ट है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। हाँ नहीं, करेक्टली मैच कर्ड नहीं है ना, मिल्क होना चाहिए, मिल्क है ना, मिल्क। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। एग्जैक्टली ना, क्योंकि जो आपका कर्ड है दैट इज लाइक इन अ सॉलिड कंपोनेंट हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि आप लैक्टिक एसिड और वाटर को मिला दें तो आपका कर्ड बन जाएगा, आपका कर्ड नहीं बनेगा, आपका मिल्क बनेगा, है ना, इसलिए। और मिल्क के बाद नेक्स्ट आते हैं, दिस इज फोम। फोम जो है वो मिस्ट है। फोम और मिस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। मिस्ट में वाटर ज्यादा होता है ना, और फोम जो हो गया उसमें सॉलिड पिगमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो गया, है ना। इसमें वाटर फेज, इसमें सॉलिड फेज ज्यादा। एंड सॉलिड सॉल जो होता है वो केक होता है, बिल्कुल भी नहीं, सॉलिड सॉल्यूशन को हम केक नहीं बोल सकते, ये भी रॉन्ग है। तो मतलब मेरे पास सी वाला बचा है, तो मैं सी पे जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं इसकी डिटेल आपको करती हूँ। देखिए यहाँ पर ना सोल वर्ड है, दिस इज एरोसोल। जहां पर भी एरोसोल होगा समझ जाइएगा वहां पर जो मीडियम है, जो घोलने वाला है, वो गैस फेस में। गैस में सॉलिड भी मिक्स हो सकता है, बन गया स्मोक। गैस में लिक्विड भी मिक्स होता है, बन गया फॉग। और फॉग और स्मोक को मिला दो, बन गया स्मोक, है ना। तो यहाँ पे स्मोक है, दैट्स मीन इट इज अ करेक्ट। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, सी। ए वाला जो है वो कर्ड है, अगर कर्ड की बजाय मिल्क बोलता तो हम लोग ए पे भी जाते, क्योंकि ए भी हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट लग ही रहा था। चलिए भाई नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कहता है जर्नल मैथड
फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स और हमेशा याद रखना जब हम ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे यानी किसी में भी जिसमें हमारे ऑक्साइड सबसे ज्यादा होंगे है ना, तो ऑक्साइड जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बना लेते हैं या कार्बन बनाने की बहुत जल्दी टेंडेंसी हो जाती है, कार्बन के साथ ऑक्साइड मोनो भी बनता है डाई भी बनता है। तो जर्नली हमारे पास कोई भी अगर ऑक्साइड आ गया तो हम उसको सबसे पहले कार्बन रिडक्शन करेंगे, तो जर्नल मेथड कौन सा हो गया कार्बन रिडक्शन। एल्यूमिनियम के साथ से वो वाले मेटल होंगे जो एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होंगे, सबके साथ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लिमिटेशन आ गई। फिर कहता है रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, द सेम थिंग हैपेंड, हाइड्रोजन से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हाइड्रोजन से अबव होगा सिर्फ वही रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन, उसमें भी कुछ क्लॉज है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए मोस्टली बाई बॉन्ड जरूरी होता है, बाई कार्बोनेट बाई जो भी है बाई बॉन्ड की प्रेजेंस होनी जरूरी है, दैट्स व्हाई तो वी विल गो विद ए ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कहता है एक सेकेंड, विक्स जर्नल मेथड, ओके जस्ट अ मिनट, वी टॉकिंग अबाउट द कार्बोनेट हेयर है ना, हम लोग यहाँ पे ऑक्सी इसकी बात कर रहे हैं। चलो वैसे ऑक्साइड फॉर्म में we can go with this हाँ। एक्चुअली मुझे ना इसमें कार्बन रिडक्शन के मेथड्स बताने थे आपको, जैसे समटाइम आपने देखा होगा इट इज इन योर एनसीईआरटी क्लास 11 तो वहाँ पे आपको ओट्स का ना प्रॉपर चार्ट दिया हुआ है, प्रॉपर चार्ट। तो मैंने भी आपको यहाँ पे बता तो दिया कि ऑक्साइड्स के और के लिए, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ हो सकता है कि आप लोग फिर बाद में किसी बुक वगैरह में देखे हो वहाँ पर आपको मिले और फिर लगे कि यार यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो याद रखना जितने भी आपके नोबल मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स को कार्बन के थ्रू सेपरेट नहीं किया जाता, वहां पर बहुत सारे कैटलिस्ट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिटेल करा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हर मेटल के ऑक्साइड्स या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को हम कार्बन रिडक्शन से ठीक करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं। चलो नेक्स्ट पर आओ, फंक्शन ऑफ फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग, अरे ये तो भी मैंने आपको बताया था है ना, क्या टू मेक एंड पोरस, टू मेक और पोरस, टू मेक रिडक्शन इजीली इजियर, टू प्रेसिपिटेट स्लैग और टू रिमूव गैंग। तो बेसिकली क्या है कि आपने फ्लक्स मिलाया क्यों था, तो भाई सबसे पहला तो फंक्शन ये था कि हमने फ्लक्स इसलिए मिलाया था ताकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, पहला है ना। दूसरा क्या था, ताकि मिलाएं और जल्दी से कम हो और हमारी इंप्योरिटी सेपरेट हो जाए। तो वो जो आपने कलेक्टिव प्रॉपर्टी इंप्योरिटी ली थी दैट इज गैंग, इसलिए इसका डिस्कशन ज्यादा नहीं करते, विद द डी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ प्रोसेस, और यही तो मैं बोलने वाली थी, कार्बोनेट्स अगर आ जाए तो कार्बोनेट्स के लिए हम जाते हैं कैल्सिनेशन पर, और कैल्सिनेशन में जाने के बाद भी फिर बाद में हमें दोबारा करना पड़ता है कार्बन रिडक्शन क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में आ गया होगा ना। चलिए, और कैल्सिनेशन में एक चीज याद रखना, कैल्सिनेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की बहुत लिमिटेड प्रेजेंस होती है, लिमिटेड, एब्सेंस मत समझ लेना बट हाँ लिमिटेड प्रेजेंस होगी। नेक्स्ट पर आते हैं, एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज, फर्स्ट डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, तो मैंने उसको ऐसे करके डिफाइन करती हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक इंक है, ठीक है, दोनों में ही ये हमारी ब्लू कलर की इंक है एंड आई पुट चौक इन इट, चौक, दोनों में चौक डाल दी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जब मैंने फर्स्ट वाली चौक को बाहर निकाला तो ऐसे ही बनाओ, चलो ये रही, जब मैंने इस चौक को बाहर निकाला तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि ये बाहर से तो ब्लू थी लेकिन मैंने इसको जैसे ही ब्रेक करा इट इज व्हाइट फ्रॉम इनसाइड, मतलब एब्जॉर्ब तो हुआ लेकिन ओनली फ्रॉम द सरफेस। उसके बाद फिर ये वाली जब मैंने चौक निकाली तो ये चौक बाहर से व्हाइट थी बट जैसे ही मैंने इसे ब्रेक करा ये अंदर से ब्लू हो गई, यानी एब्जॉर्प्शन तो हुआ लेकिन फ्रॉम द इनसाइड। तो जो ये सरफेस से होता है उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, राइट। एड्सॉर्प्शन क्या है, फ्रॉम द सरफेस, तो ये वाला एड्सॉर्प्शन है और ये वाला क्या है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, खैर एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज, जब भी आप एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जब भी होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे एक एग्जांपल है ना ब्लड ग्रुपिंग, that is also by the adsorption, और chromatography that is also based on adsorption। ठीक है, चले नेक्स्ट पर आते हैं, when a solid solute is added to a solvent, some solute dissolve and it increase the concentration of a solution increases, मतलब घुल गई impurity पूरी तरह से, जब पूरी तरह से घुल जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं,
दिस इज डिसोल्यूशन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिसोल्यूशन। तो वी सेड डिसोल्यूशन, डिसोसिएट एनर्जी, है ना, घुल गया। तो डिसोल्यूशन वर्ड होना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाले डैश में हमारा ये बी और डी में से एक है ना। अभी हमें नहीं पता नेक्स्ट में क्या है, इसलिए उसके लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूट कोलाइड with the solid solute participate and get the separate out of the solution. This is a process. Okay, this is a process. याद रखना, क्रिस्टलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जो क्या करती है, जो बहुत हैवी प्रेशर के साथ वॉश किया जाता है और जो इम्प्योरिटीज है उसको सेपरेट करने का काम करती है। तो यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाए, यहाँ पर वैसे भी यहाँ पे इसने एक चीज बहुत अच्छी क्लियर देखी, इसने बोला जो सॉल्यूट सॉलिड पार्टिकल्स है ना उनको कोलाइड कर देता है और जो गेट सेपरेट आउट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पर यही कर रहे हैं ना, इंप्योरिटीज को हटा रहे हैं, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, डी, जिसमें क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया और क्रिस्टलाइजेशन हो गया। बेसिकली डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड था बट कंफ्यूजिंग। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द टर्म होमोजेनियस मिक्सचर सिग्निफाइज दैट। पता है ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, हमें पता भी होते हैं, मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो बोले मुझे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का मतलब नहीं पता। मतलब अगर मैं पानी में सॉल्ट डिसॉल्व करूं तो डिसॉल्व हो गया पूरी तरह से और मैंने उसको ग्लास को रख दिया, तो अभी राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू सी सॉल्ट एंड वाटर पार्टिकल सेपरेटली, है ना, तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस। थोड़ी देर के लिए मैंने उसको रख दिया और सारा का सारा सॉल्ट जो है वो सेटल डाउन हो गया, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस, राइट। यानी थ्रू द नेक्ड आइज अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो हेट्रोजेनियस, और नहीं कर पा रहे तो होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक समान, राइट। तो यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे पहले, इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज ट्रू। इट्स प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सी नहीं, तो वी विल गो विद दिस ना, जो कंपोजिशन वाला है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फोरस सॉलिड। एमोर्फोरस सॉलिड का मतलब क्या होता है, झूठा झूठा सॉलिड। और सोचो झूठा सॉलिड क्या हो, मतलब जो दिखा रहा था मैं सॉलिड हूँ बट एक्चुअल में मैं सॉलिड नहीं हूँ। जैसे अगर आप कभी अपने घर में विंडोज वगैरह में डोर में कभी ग्लास देखा हो और वो लगभग 15-16 ईयर्स ओल्ड हो गया, उसके बाद में इस एटमॉस्फेयर में वो ग्लास ना मूव करना स्टार्ट करता है, मतलब क्या होता है, ऊपर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, नीचे से ब्रॉड हो जाएगा। अब आप सोचो ग्लास था सॉलिड, जो सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, भाई देखने में तो मुझे ग्लास ही लग रहा है, लेकिन हुआ क्या, उसने तो फ्लो करा, मतलब सॉलिड की झूठी प्रॉपर्टी शो करी, दैट इज कॉल्ड द सूडो सॉलिड। इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, जिससे हमारा ग्लास बना होता है। और सूडो सॉलिड, एमोर्फोरस सॉलिड, दैट इज योर ग्लास, और ग्लास है हमारा क्वार्ट्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। classical smoke is a mixture of smoke, fog and sulfur dioxide, ठीक है। classical smoke is also called oxidizing smoke, okay। hydrocarbons NO2 and PAN, these are the most the component for a photochemical smoke। अब आप इन तीनों स्टेटमेंट्स पर ध्यान से जाइए। जब आप इन तीनों स्टेटमेंट पर ध्यान से जाएंगे तो आपने एक टर्म पढ़ा यहाँ पर, दिस इज पैन, कभी सुना हो या देखा हो। पैन जो है दिस इज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक है। फोटोकेमिकल स्मोक बोले तो जो वो दिल्ली में पोल्यूशन होता है ना, जब वो धुआं धुआं काला काला हो जाता है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ पैन, है ना। तो वी सेड ये पैन की वजह से है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स तो होंगे ही होंगे इन्वायरमेंट में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहाँ पे भी पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहां पर प्रेजेंस होती। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट ना करेक्ट है। अभी अगर मान लो मुझे दो नहीं पता, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट मुझे पता है कि मेरा करेक्ट है, तो थर्ड फर्स्ट में है, थर्ड डी में है, तो मैं क्या करूंगी, बी और सी को एलिमिनेट कर दूंगी, बिल्कुल कर दूंगी। अब मैं आती हूँ क्लासिकल स्मोक में। बेसिकली स्मोक क्या है, अभी मैंने बताया था ना, कोलाइडल में आप स्मोक और फोक को मिला दें तो आपका स्मोक बन जाता है, यानी ये यहाँ पर स्मोक और फॉग है, ठीक है। बट यहाँ एक वर्ड डाल दिया, दैट इज क्लासिकल। क्लासिकल वर्ड जैसे ही ऐड हो जाता है तो मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस। वी सेड वन वाला बिल्कुल करेक्ट है, तो अब या तो हमारे पास अभी वन इसमें भी है, वन इसमें भी है। लेट्स चेक फॉर द सेकंड।
सेकेंड वाला कहते हैं क्लासिकल स्मोक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। नो, इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग टर्म में होता तो इट शुड बी अ गुड इफेक्ट, है ना, देता ना आपको गुड इफेक्ट, बट ये तो बहुत बैड इम्पैक्ट देता है ना, ब्रीथलेसनेस कर देता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो ये है आपका रिड्यूसिंग स्मोक। इसका मतलब सेकेंड वाला आपका रॉन्ग हो गया। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट और थर्ड विच इज इन योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन से रिलेटेड है, ओजोन है ना। अभी आपने जितना भी ओजोन के बारे में पढ़ा है सारा रिकॉल कर लो। जैसे ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, O3 है, और इसका ब्लू फैमिली का इसका कलर है, एंड इसको हम ड्राई ब्लीच भी बोलते हैं। ड्राई ब्लीच बोले तो जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जैसे आपके पास अगर 10 नोटबुक्स हैं तो 10 की 10 नोटबुक्स में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सबकी पेपर क्वालिटी अलग अलग है ना। किसी का जो पेपर है वो बहुत डल सा है, किसी का जो पेपर है वो बहुत ब्राइट सा चमक रहा है ना। तो ये सब क्या होता है, ओजोन से जब क्लीनिंग कर देते हैं तो बहुत ज्यादा ब्राइट चमकना स्टार्ट कर देता है। तो अभी मैंने ओजोन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, और यूवी रेडिएशन प्रोटेक्शन है, बिल्कुल है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है भाई ओजोन के बारे में। उसने कहा इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। नो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है यूवी रेडिएशन को ट्रैप करना। भाई क्या है भाई, गलत गलत बात क्यों बोल रहे हो। तो कहता है इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो अभी हमारे पास रॉन्ग मिल गया ए, लेकिन ए मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम ए के साथ जाए। हम क्या करेंगे भाई, अभी हम और को भी देखेंगे। कहता है ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फर डाइऑक्साइड को एटमोस्फेयर में, और वो सल्फर ट्राई बनाता है। तो देखो SO2 O3, तो जब इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। इसने कहा ना रॉन्ग चूज करो, तो ये रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है। ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन प्रेजेंट ऑफ स्ट्रेटोस, बिल्कुल ठीक है, पतली होती जा रही है, बिल्कुल ठीक है। ओजोन इज प्रोड्यूस इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। एब्सोल्युटली, ये यूवी रेस से प्रोटेक्शन करता है। ये तो बहुत बेसिक सा यूज है, शायद हम सब इस बात को जानते हैं। तो जो करेक्ट, जो मतलब करेक्ट मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट, जो बेसिकली अपने आप में एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बाय द, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। और जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, एक टर्म होता है कि जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको प्योरीफाई किया जाता है बाय द क्रैकिंग। तो इस मेथड इज नोन एज क्रैकिंग। ठीक है, डन डन। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज द लीस्ट पॉल्यूशन। देखो लीस्ट पॉल्यूशन वो देगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, जो लेस सूटी फ्लेम देगा, और जिसमें ब्लू फ्लेम आएगा। और ब्लू फ्लेम जो आता है वो हमारे गैसेस फ्यूल में आता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गैसेस कौन कौन सा है। तो वी सेड गैसेस में हमारे पास दो ही आ रहे हैं, एक हमारे पास CNG आ रहा है, एक हमारे पास LPG आ रहा है। हम पेट्रोल और केरोसिन को दोनों को एलिमिनेट करेंगे। अब कंप्रेस नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, लेस पॉल्यूशन देगा, तो दैट इज योर CNG। ठीक है, दैट इज अवर CNG। CNG इज कंपैरिजन ऑफ LPG, थोड़ा बेटर फ्यूल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट, LPG मेनली कंटेंट, मे बी LPG हो, मे बी LNG हो, मे बी CNG हो, इन सब के अंदर ब्यूटेन होता है, बट इज इन आइसोब्यूटेन फॉर्म। तभी तो बोलते हैं ना, इन सब के ना कॉन्टैक्ट पर हमें कुकिंग नहीं करनी चाहिए। जब आप कॉन्टैक्ट पे कुकिंग करते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ना, तो इसलिए इट्स इज ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होता है मेन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पर आते हैं, दिस इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम बायोगैस को ही बोलते हैं, जिसके अंदर मेथेन सबसे ज्यादा होता है, अप्रॉक्स 65%। तो मेथेन जो है वो इसमें और इसमें है, तो इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दिया। मेथेन के बाद अगर आप बात करें, ना तो हाइड्रोजन ना कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट्स मीन ये ऑप्शन गया, एंड दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर मान लो आपको इसमें कंपोजिशन में दिक्कत भी हो रही थी, तो जब भी आपका ऐसे करके देगा तो इट इज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है, ये कम ये कम। और बी वाले में मीथेन सबसे लास्ट में दिया हुआ है, जबकि इसमें 65% अप्रोक्सीमेट मीथेन ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, 31 क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट 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 31 क्वेश्चन पर आते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटॉप्स इज और आर करेक्ट। व्हाट इज आइसोटॉप। जब भी आइसोटॉप का नाम लें तो ये कुछ एग्जांपल्स अपने माइंड में सेट कर लें, और ये सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, क्योंकि हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर देखिए, आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन, इट इज करेक्ट, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो वी सेड यस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, व्हाई? बिकॉज अगर हम हाइड्रोजन के ही ये ड्यूटेरियम और प्रोटियम में जाएं तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट है ना, तो इसलिए ये वाला ऑलवेज के लिए करेक्ट नहीं है, एलिमिनेट करो। आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज ट्रू, डेफिनेशन ही है डिफरेंट एटॉमिक मास, तो 1 और 3 इज योर सी, दैट शुड बी करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एसिड? एसिड से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है? पहला, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, एसिड हैव पीएच लेस देन 7, बिल्कुल ठीक है। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। ओके, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखिए अभी हमने इससे पहले भी हमने डिस्कस करा था कि ये ब्लू को रेड कर देता है ना, और पीएच 7 होता है, तो ये सब तो हम बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी और बात करते हैं। थोड़ी सी बात हम ये करते हैं कि जब हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके 3 कॉन्सेप्ट है, अरहेनियस कंसेप्ट है और ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट है और लुईस कंसेप्ट है। तो जो ब्रॉन्स्टेड वाला कंसेप्ट है वो यही कहता है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, तो प्रोटॉन डोनर यहाँ पर है, इसलिए हमारा ये हो गया करेक्ट। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी। चले बड़े आगे, नेक्स्ट पर आते हैं 33 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कैटलिस्ट? ठीक है, ये कैटलिस्ट के बारे में बात करी जा रही है। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वी कैन से कर तो सकता है क्योंकि ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है, तो यस, इसने ऑलवेज थोड़ी ना बोला, इसने ये बोला है कि ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो वी सेड यस, इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है। कैटलिस्ट इज कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, दैट्स नॉट ट्रू, इट इज नॉट। हालांकि कुछ कैटलिस्ट होते हैं बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑल, है ना। और दूसरा क्या था, कैटलिस्ट लोवेस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एग्जैक्टली, ये इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, तो 1 और 3 वाला हमारा करेक्ट है, इसलिए वी विल गो विथ सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। Which of the following statement is or are correct about the chemical bond? ठीक है, ionic bonds are formed by the transfer of electron. Covalent bonds are formed by the sharing of electron. बिल्कुल ठीक है, जैसे आयनिक होता है, एक डोनेट करता है दूसरा लेता है, चार्ज आता है। कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, 2 करा, 3 करा, है ना। मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव एंड डेलोकल। देखो, डेलोकलाइज वर्ड का मतलब होता है कोई भी जो डेलोकलाइज हो, मतलब किसी के भी साथ बहुत जल्दी एसोसिएट कर सक रहा हो, जिसमें चार्ज का इन्वॉल्वेशन हो, जैसे कि मेटेलिक यानी आयनिक में होता है। तो वैसे ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ही ये क्या हो गए, करेक्ट हो गए। याद रखना, जो आयनिक वाला होता है वही मेटेलिक की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो डी हो गया करेक्ट। चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ लेते हैं। 35 क्वेश्चन पर आते हैं। 35th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो उल्टा हो गया, ऑक्सीडेशन क्या करता है, पॉजिटिव वैलेंसी के साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ये नेगेटिव वैलेंसी के साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गए। कहता है ना, रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। बिल्कुल ठीक है, रिडॉक्स का मतलब यही होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होनी चाहिए, इसलिए हमारा सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन इज और आर करेक्ट? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, मोस्टली बुक्स में यही लिखा हुआ होता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कंडीशन, लेकिन यहाँ पे इसने ऑलवेज नहीं बोला, इसलिए हम इसमें जाएंगे। सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, बिल्कुल सॉल्यूट ही डिसॉल्व होता है। The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solvent. हाँ, absolutely right, ये तो concentration की definition है, इसलिए ये वाला भी correct है, और हमारा जो correct answer हो गया वो D हो गया, 1, 2 and 3। चलें भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे यहाँ पर आ जाते हैं, 37 वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट द पीएच? ओके, दिस टॉकिंग अबाउट द पीएच, है ना। अब हम पीएच के बारे में बात करेंगे। बेसिकली व्हाट
इज पीएच? तो पीएच स्टैंड फॉर द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जिसमें पावर वर्ड को पहले पोटेंस वर्ड दिया गया था, है ना, पोटेंस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, तो पोटेंस नाम दिया था। तो उन्होंने ना जैसे हाइड्रोजन की प्रेजेंस से एसिड और बेस के रिलेशन को बताया था, और इसको हम यूनिवर्सल स्केल भी कहते हैं, ठीक है। पीएच और पीओएच का सम 14 होता है, इसलिए पीएच स्केल में सिर्फ 14 तक मार्किंग है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, अब देखो, तो पीएच जो है वो बेसिकली एसिडिटी और एल्केनिटी को बताता है, बिल्कुल ठीक है, एसिड और बेसिक नेचर को बताता है, दैट्स ट्रू, ओके। पीएच ऑफ 7 इंडिकेट्स न्यूट्रल सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, और 0 14 है, अरे भाई तीनों करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन अ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। ओके, सबसे पहले वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम में हम अल्ट्रा रेस ही क्यों यूज करते हैं? सॉरी बेसिकली क्या होता है, जो यूवी रेडिएशन है ये एंटीबैक्टीरियल है। जो एंटीबैक्टीरियल की होती है वो क्या करती है, हमारे वाटर के अंदर के बैक्टीरिया को हटाता है, सिर्फ इतना काम करता है। और ये सिर्फ हम वाटर फिल्टर में ही नहीं करते, ये हम और भी बहुत सारी जगह पे करते हैं। हमारे घर के बहुत सारी चीजें नहीं, हम कपड़े सर्दी के रख रहे हैं, गर्मी के रख रहे हैं, या हमें बहुत सारी कुछ पल्सेस को स्टोर करना है, वीट को स्टोर करना है, तो आपने देखा होगा हम उसको पहले धूप लगाते हैं, है ना। तो द सेम इज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, it is inactivates या kill the harmful microorganism in a water, that is true. It's remove all the undesirable odor from the water, that is also true, क्योंकि जब भी कहीं पर कुछ स्मेल आ रही है मतलब वहां पर बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस है। इट इज फर्स्ट और टू तो हमारा करेक्ट हो गया। इट इज क्विकन्स द सेडिमेंटेशन ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स एंड इम्प्रूव द क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है 3। और अच्छा एक बात देखो, अगर मुझे थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूजन भी था तो मुझे पता था मेरा 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 एक ही में करेक्ट था, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाता। सम टाइम ऐसा होगा कि एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन एलिमिनेशन से कर सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्या कहते हैं नेक्स्ट। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है काफी सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन से, लेकिन इसमें कंफ्यूजन दिया गया। कंफ्यूजन क्या दिया गया, यहाँ पर एक और वर्ड डाल दिया गया, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कहता है आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना, वी सेट क्या, बिल्कुल ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, वी सेट बिल्कुल ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मल्टीपल एटम्स, वी कैन से कि करेक्ट है, बट इसको हम होल्ड पर डाल सकते हैं क्योंकि समटाइम मल्टीपल एटम नहीं हो सकता, समटाइम हो सकता है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज ट्रू, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है फोर्थ वाला। तो देखो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और फोर्थ भी करेक्ट है। थर्ड वाला सिचुएशन लाइक नॉट फॉर ऑलवेज, बट इसने भी तो ऑलवेज नहीं बोला, इसलिए वी विल गो विद डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव, ओके। फिर नेक्स्ट पर आओ, acid rain is caused due to the emission of which one of the following in the atmosphere। देखिए बेसिकली एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन वो होगी जिसका जो pH 5.6 से स्टार्ट होगा, मतलब 5.6 से कम होगा। ये जब आपके इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो दैट इज द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है भाई। तो ये थे बहुत अच्छे से 40 क्वेश्चंस का सेट, जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया, बहुत सारे ऑप्शंस की डिटेल्स भी आपको बताई, हो भी आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यही नहीं, अगर आपने ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर लिया है तो वो आपके एक रिवीजन में काम आएगा। और अगर मान लो कुछ टॉपिक्स रहते हैं, है ना, तो आपको पता भी चल जाएगा कि इन टॉपिक से हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।